वैदिक काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। वैदिक काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। वैदिक काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। अब देखिए, विज्ञान बच्चों और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक जो है आज भी आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है आपके जीएस का, ठीक। और यहां से क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो कहीं न कहीं इसके उद्भव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी इसकी शुरुआत कहां से होती है, कैसे ये विकास विकसित हुआ, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। देखिए, प्रौद्योगिकी का संबंध कहीं न कहीं किससे है बच्चों? संसाधन से, इंस्ट्रूमेंट से है। इसका संबंध किससे है? संसाधन से है, ठीक। लेकिन विज्ञान का संबंध एक संकल्पना से है। विज्ञान का संबंध क्या है? एक संकल्पना से है। अगर आपसे कहा जाए कि विज्ञान क्या है, अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि विज्ञान क्या है, तो आप विज्ञान की क्या परिभाषा बताते हैं? आप कहते हैं सिंपल सी भाषा में, जो आपने कक्षा 5 और 6 में जो सीखा है, कहते हैं किसी विषय के सुनियोजित, किसी विषय के सुनियोजित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक। किसी विषय के सुसंगठित सुनियोजित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि वैदिक सभ्यता में उस समय की जो सोसाइटी थी, जो अर्थव्यवस्था था, उनमें कहीं न कहीं एक सुनियोजित और सुसंगठित क्रमबद्धता बच्चों दिखाई देती है, ठीक है। तो कैसे हम देखेंगे कि आखिर वैदिक काल में किस तरह से एक सुनियोजित और सुसंगठित व्यवस्था का विकास हुआ, उसको समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से विज्ञान का डेवलपमेंट होता है। अगर हम तकनीक की बात करें बच्चों, तो तकनीक का विकास तो तभी हो चुका था जब मानव ने निर्माण का कार्य शुरू किया। मनुष्य ने मानव द्वारा जब निर्माण का कार्य पहली बार शुरू किया गया, मानव द्वारा निर्माण कार्य बच्चों जब पहली बार शुरू किया गया, ठीक, प्रौद्योगिकी का विकास उसी समय से हो गया। प्रौद्योगिकी का डेवलपमेंट उसी समय से हो गया जब मनुष्य ने पहली बार निर्माण कार्य शुरू किया। यानी जैसे कहा जाता है कि मानव ने पहली बार जब पत्थरों से पत्थर को तोड़ा, ठीक, और जैसे आपका पहला कारीगर मानो होमो हैबिलिस है, तो यहां पर पत्थरों से पत्थर को तोड़ना भी क्या था? एक कला थी, ठीक। अच्छा, उसके बाद आगे चलकर आप देखेंगे पत्थरों में बारीकियों का विकास किया गया। पत्थरों को और बारीक और बेहतर और धारदार बनाने का प्रयास किया गया। यानी इनको और बेहतर स्वरूप देना ही क्या है? टेक्नोलॉजी है। इन संसाधनों को और मारक युक्त बनाना और बेहतर बनाना, पत्थर के उपकरणों को और बेहतर और कारगर बनाना और धारदार बनाना ही क्या है? टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है। अब देखिए वही चीज यहां पर बच्चों, तो प्रौद्योगिकी का विकास तो मनुष्य के विकास के साथ साथ चल रहा था। यानी जब से मानव का विकास हुआ, प्रौद्योगिकी का विकास लगातार उसके साथ साथ धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी का विकास होता गया, प्रौद्योगिकी का डेवलपमेंट होता गया। लेकिन जहां तक विज्ञान की बात है बच्चों, तो विज्ञान की कई शाखाएं होती है। जैसे भाई भौतिकी भी विज्ञान की एक शाखा है बच्चों, बायो भी विज्ञान की एक शाखा है, रसायन भी विज्ञान की एक शाखा है, खगोल भी विज्ञान की एक शाखा है। तो जब हम विज्ञान की बात करेंगे तो हर क्षेत्र में विज्ञान की चर्चा की जाएगी। लेकिन आज जो चर्चा आप करने जा रहे हैं वो वैदिक काल से संबंधित है। तो हम वैदिक काल में देखेंगे कि वास्तव में विज्ञान का
क्या आधार विकसित हुआ था वैदिक काल में और विज्ञान का कौन सा स्वरूप हमें वैदिक काल में दिखाई देता है। तो आइए जरा देखते हैं बच्चों कि विज्ञान का कौन कौन सा स्वरूप हमें वैदिक काल में दिखता है। देखिए, क्या आप इस बात को मानते हैं बच्चों कि वैदिक काल में विज्ञान था? क्या आप इस बात को मानते हैं कि वैदिक काल में विज्ञान था बच्चों? बेशक विज्ञान था। ठीक है बच्चों, बेशक विज्ञान था। बच्चों लाइक एंड शेयर करते रहिए। मोहित, उमा कुमारी, सुमन राजवंशी, चलिए सुहेल जी बोर्ड का कलर चेंज कर दें। अच्छा, थोड़ा सा सांवला दिखता हूँ ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, तो वैदिक काल में विज्ञान बच्चों, वैदिक काल में विज्ञान, वैदिक काल में आपको विज्ञान के कई रूप आपको दिखाई देंगे बच्चों। जैसे वैदिक काल में आप देखेंगे विज्ञान का चिकित्सा विज्ञान आपको दिखेगा, चिकित्सा विज्ञान का विकास है, रसायन रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित, इन सारी चीजों का विकास आपको दिखाई देगा वैदिक काल में बच्चों। ये सारी की सारी चीजें आपको विकसित अवस्था में दिखेंगी। ठीक है, अब देखिए कैसे, एक एक करके देखते हैं। जैसे बात जब चिकित्सा विज्ञान की आती बच्चों, तो हम ये कहते हैं कि भाई चिकित्सा पद्धति, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब बात विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की आती है तो आप कहते हैं कि चिकित्सा पद्धति का विकास, चिकित्सा पद्धति, अगर चिकित्सा पद्धति के तौर पर देखा जाए बच्चों तो चिकित्सा पद्धति में कौन कौन आता है? जैसे एलोपैथ है या एलोपैथ है, होम्योपैथ है, ठीक है, होम्योपैथ बच्चों, और आपका जो है आयुर्वेद है। ये सब क्या है? ये आपकी चिकित्सा पद्धति है। इसमें से आयुर्वेद जो है बच्चों, इसका विकास पहली बार आप देखेंगे कब? अथर्ववेद में। इसका विकास आप पहली बार अथर्ववेद में देखते हैं। लेकिन जब बात चिकित्सक की आती है, ये तो चिकित्सा पद्धति है, लेकिन जब बात चिकित्सक की आती है, जब बात चिकित्सक की आती है बच्चों, जब बात चिकित्सक की आती है तो पहले चिकित्सक कौन है? अश्विन कुमार। पहले चिकित्सक कौन है? अश्विन कुमार। अब देखिए, कहा जाता है कि अश्विन कुमार जैसे चिकित्सक का उल्लेख जो है पहली बार ऋग्वेद में आता है। ठीक है, और ऋग्वेद में जब अश्विन कुमार की चर्चा की गई है तो कहा गया है कि अश्विन कुमार मूल रूप से क्या थे? एक सर्जन थे। अश्विन कुमार मूल रूप से क्या थे बच्चों? एक सर्जन थे। ठीक है, अब देखिए, कहा जाता है कि धर्म और विज्ञान दोनों एक साथ नहीं होते बच्चों, धर्म और विज्ञान दोनों एक साथ नहीं होते हैं। लेकिन ऋग्वैदिक साहित्य जो है, जो धार्मिक साहित्य माने जाते हैं, उन धार्मिक साहित्य में भी विज्ञान, खगोल, गणित जैसी बातें की गई हैं। और उन्हीं धार्मिक साहित्यों के आधार पर ही हम यहाँ पर आपको बताने चल रहे हैं कि किस तरह से वैदिक कालीन समाज जो है, भले ही वो धार्मिक प्रभाव से आच्छादित रहा या धर्म का प्रभाव ज़्यादा रहा, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक विचारधारा कहीं न कहीं उस समय थी। इसी आधार पर एक महान इतिहासकार ने ये कहा है कि उस समय वैज्ञानिक विचारधारा होने का कारण सिर्फ ये था कि उस समय धर्म जो था वो अपने प्रगतिशील रूप में था, धर्म कर्मकांडी रूप में नहीं था, रूढ़िवादी रूप में नहीं था। इसलिए लोगों में बौद्धिकता थी, लोगों में प्रगतिशीलता थी।
ठीक है। लेकिन जैसे जैसे धर्म का विरूपण होता गया, क्या विज्ञान कमजोर होता गया बच्चों? अगर हम उनकी बात को मान लें कि आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में धर्म अपने कर्मकांडी स्वरूप को ग्रहण कर लेता है, यज्ञ का, मूर्ति पूजा का प्रतिपादन बढ़ जाता है, बलि प्रथा का प्रतिपादन बढ़ जाता है, जिसे आप कर्मकांडी मानते हैं। भाई किसी भी धर्म में जब ये लक्षण आ जाते हैं तो आप उसे क्या मानते हैं कि ये कर्मकांडी है, यही तो मानते हैं बच्चों। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि भाई आगे चलकर क्या विज्ञान समाप्त हो गया? नहीं भाई, आप गुप्त काल में आके देखिए तो आपको गणित के क्षेत्र में ऐसे महान लोगों के नाम मिलेंगे, आर्यभट्ट, बाराहमिहिर, भास्कराचार्य जैसे लोग। वही चिकित्सा में आप देखिए तो अश्विन कुमार के बाद बच्चों आपको श्वेतकेतु दिखाई देंगे, आपको सुश्रुत दिखाई देंगे, आपको चरक दिखाई देंगे, आपको धन्वंतरी जैसा चिकित्सक दिखाई देगा। अगर धर्म और विज्ञान में 36 का आंकड़ा होता, धर्म और विज्ञान अगर दोनों एक दूसरे के विरोधी होते तो धर्म का कर्मकांडी स्वरूप होने पर विज्ञान हतोत्साहित हो जाता। लेकिन ऐसा हमको दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब है कि धर्म विज्ञान को बाधित नहीं करता, अंधविश्वास विज्ञान को बाधित करता बच्चों। ठीक, आप इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अंधविश्वास को विज्ञान क्या करता है? कमजोर करता है। ठीक है, अगर आप वैज्ञानिक विचारधारा से हैं तो वैज्ञानिक विचारधारा जो है वो आपके अंधविश्वास, रूढ़िवादी विचारधारा को क्या करती है? कमजोर करती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अश्विन कुमार की अगर हम बात करें बच्चों तो अश्विन कुमार पहले जो है सर्जन माने जाते हैं। ये भारत के पहले सर्जन माने जाते हैं। और क्यों माने जाते हैं? इनका कारण ये है, इनके संदर्भ में कहा गया है कि इनके संदर्भ में कहा गया बच्चों कि इन्होंने विषपला को क्या किया था? कृत्रिम पैर लगाया था। विषपला को कृत्रिम पैर लगाया था। कृत्रिम पैर का मतलब कि जैसे सामान्य तौर पर ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं को युद्ध की अनुमति नहीं थी, वो राजनीतिक नेतृत्व में भाग नहीं लेती थी, लेकिन ये एक्सेप्शन है। उसी तरह जैसे राजा दशरथ के साथ बच्चों कैकेयी युद्ध में चली गई थी, उसी तरह यहाँ पर विषपला युद्ध में जाती है और उसके पैर क्या होते हैं? कट जाते हैं। और इन पैर को, इनको कृत्रिम पैर लगाया किसने? अश्विन कुमार ने। अश्विन कुमार ने इनको क्या किया? कृत्रिम पैर लगाया। अश्विन कुमार ने इनको क्या किया? कृत्रिम पैर लगाया। ठीक, लेकिन अश्विन कुमार मात्र एक सर्जन नहीं थे बच्चों। अश्विन कुमार मात्र एक सर्जन नहीं थे। अश्विन कुमार के बारे में यह भी कहा गया है कि अश्विन कुमार ने च्वयन ऋषि को यौवन दान दिया था। बात समझिएगा, इन्होंने च्वयन ऋषि को, च्वयन ऋषि को यौवन दान दिया था। अब इसका मतलब है च्वयन ऋषि को यौवन दान मतलब फिर से उनको युवा बनाया। तो इसका मतलब जो है शरीर विज्ञान के भी ये क्या थे? ज्ञाता थे, काय चिकित्सक भी रहे होंगे ये। ठीक, और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें बच्चों तो घोषा एक विद्वान महिला है। घोषा क्या है? एक विद्वान महिला है बच्चों। घोषा एक विद्वान महिला है जिसको इन्होंने क्या किया था? कुष्ठ रोग से निवृत्त किया। घोषा महिला को कुष्ठ रोग से बच्चों क्या किया? इनका इलाज किया। यानी यहां पर क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे आज आपको बहुत सारे ऐसे चिकित्सक बच्चों दिख जाते हैं जो कहीं न कहीं जो है अकेले जो है कई समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि वो कई समस्याओं का एक साथ जो है समाधान प्रस्तुत करते हैं। बहुत सारे ऐसे चिकित्सक वर्तमान में आपको मिल जाएंगे। तो वैसे ही चिकित्सक आपके अश्विन कुमार हैं जो ऋग्वैदिक समाज के हैं और ये पहले चिकित्सक माने जाते हैं बच्चों, ये पहले चिकित्सक माने जाते हैं। और अगर चिकित्सकों की सीरीज आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। देखिए, चिकित्सक के तौर पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको अश्विन कुमार दिखे, अश्विन कुमार दिखे बच्चों, सबसे पहले आपको अश्विन कुमार दिखे। अब देखिए, अश्विन कुमार के अतिरिक्त जो है जब आप उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो ऋग्वैदिक काल के हैं, उत्तर वैदिक काल में आएंगे उत्तर वैदिक काल में आपको श्वेत केतु
उत्तर वैदिक काल में श्वेत केतु। ठीक, ये चिकित्सक था, लेकिन बच्चों ये आयुर्वेदाचार्य था। ये क्या था? आयुर्वेदाचार्य था। ठीक, अब देखिए इसके बाद आप देखिएगा तो बच्चों आपको मिलेगा कौन? सुश्रुत। सुश्रुत ये बच्चों शल्य चिकित्सक थे, ये शल्य चिकित्सक था। अगर चिकित्सा की बात की जाए बच्चों तो चिकित्सा के संदर्भ में जैसे आप पढ़ रहे हो वैदिक काल, थोड़ा सा अगर पहले जाइए सिंधु सभ्यता में तो चिकित्सा यहां भी थी। सिंधु सभ्यता में अगर चले जाइए तो यहां भी चिकित्सा की पद्धति थी। आपके कालीबंगा से एक ऐसी खोपड़ी मिली है बच्चों, कालीबंगा से एक बच्चे का सर मिला है, एक बच्चे का सर मिला है। ठीक, कालीबंगा से एक बच्चे का सर मिला है, ठीक है, जिसमें 6 होल हैं, माने 6 क्या हैं? छेद हैं। ठीक है, 6 क्या हैं? छेद है, जो कहीं न कहीं शल्य चिकित्सा के क्या है? प्रमाण है। जो कहीं न कहीं क्या है? शल्य चिकित्सा के प्रमाण है। ठीक है, शल्य चिकित्सा के प्रमाण है। तो इसका मतलब है कि शल्य चिकित्सा जो है वो कहीं न कहीं पहले भी क्या है? विकसित हो चुकी थी। ठीक, वही चीज आगे चलकर भी आपको विकसित अवस्था में दिख रही। इसके बाद आप जीवक को देख लीजिए। जीवक जो आपके तक्षशिला से पढ़ा हुआ था, तक्षशिला में चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन कराया जाता था बच्चों। तक्षशिला में जीवक ने शिक्षा प्राप्त किया था। जीवक भी क्या था? एक जीवक ये वैद्य था बच्चों। जीवक क्या था? एक वैद्य है। जीवक क्या है? एक वैद्य है। ठीक, यही वही जीवक है बच्चों जो आपके याद होगा अवंती नरेश चंड प्रदोत का पांडुरोग ठीक करने गया था। इसका उपयोग जो है किसके द्वारा किया गया? बिंबसार के द्वारा। बिंबसार ने अवंती नरेश चंड प्रदोत की पांडुरोग माने पीलिया दूर करने के लिए भेजा था। चंड प्रदोत उसकी चिकित्सा करने के लिए गया था। हालांकि ये एक वेश्या से पैदा हुआ था बच्चों। जीवक जो है एक वेश्या से पैदा हुआ था। ठीक, और इसका अध्ययन जो है वो तक्षशिला में हुआ था। जो बिंबसार का बेटा अभय था उसी ने इसकी शिक्षा दीक्षा कराई थी। बाद में ये बिंबसार के दरबार में रहने लगता है और बिंबसार जो है अपने दुश्मन चंडप्रदोत जो अवंती नरेश थे उनकी पांडुरोग की चिकित्सा के लिए इनको क्या किया था? भेजा था। ठीक है, इसके बाद आप कुषाण वंश में देखिएगा तो चरक है बच्चों। चरक ये भी एक चिकित्सक है। गुप्त काल में आप देखिए धन्वंतरी, ये भी क्या है? एक चिकित्सक है। चरक हो गए, धन्वंतरी हो गए, ये भी क्या है बच्चों? चिकित्सक है। ये भी क्या है? चिकित्सक है। अब देखिए ये तो रही चिकित्सा की बात जो आपको ऋग्वैदिक समाज से ही दिखता है, और धीरे धीरे चिकित्सकों की एक सीरीज और चिकित्सा पद्धतियों का विकास आपको दिखाई देने लगेगा। चिकित्सा पद्धति का विकास आपको पहली बार कहां दिखता है? आयुर्वेद में दिखाई देता है। आयुर्वेद में आपको चिकित्सा पूरी विकसित अवस्था में आपको दिखाई देती है। अब आइए जरा पीछे आइए, पीछे आइए बच्चों। हाँ, आइए जरा खगोल की बात कर लेते हैं बच्चों। खगोल विज्ञान की बात करते हैं। भाई ऋग्वैदिक काल में खगोल विज्ञान की क्या जानकारी मिलती है हमको? भाई खगोल विज्ञान का संबंध किससे होता है? आपके अंतरिक्ष ज्ञान से होता है। ठीक है, कहते हैं बच्चों कि इंडस वैली वैदिक कालीन साहित्य ऋग्वेद में खगोल के संदर्भ में बातें की गई हैं। भाई जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो किसके अंतर्गत आएंगी? खगोल के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे पहली बार विषुवत रेखा यानी विषुवत क्षेत्र का उल्लेख,
हालांकि ये खगोल से संबंधित नहीं है, लेकिन आपको याद आ गया तो बता देना बच्चों। विषुवत क्षेत्र जैसे आप इक्वेटर बेल्ट कहते हैं, ये देखिए पृथ्वी है, ये आपका जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है बच्चों, इसके उत्तर और इसके दक्षिण के क्षेत्र को, यानी ये क्षेत्र जो है ये आपका विषुवतीय क्षेत्र होता है। ये जो क्षेत्र है ये क्या है, ये आपका विषुवत क्षेत्र होता है बच्चों। ये आपका क्या है, ये विषुवत क्षेत्र है। और इस विषुवत क्षेत्र का उल्लेख सबसे पहली बार आपको ऋग्वेद में दिखाई देता है। इस विषुवत क्षेत्र का उल्लेख, यानी विषुवत क्षेत्र के साथ साथ विषुवत रेखा का उल्लेख भी है। रेखा शब्द आया बच्चों, ठीक। तो विषुवत रेखा कौन होगी, ये 0 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। और आपका नीचे आपका बच्चों और ऊपर कर्क और मकर रेखाएं होती हैं, ठीक। तो यहां पर बच्चों कहीं न कहीं पहली बार विषुवत रेखा का उल्लेख आया है। और साथ साथ इसमें 3 ऋतुओं का उल्लेख किया गया है। 3 ऋतुओं का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब है कि ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो पूरी तरह से ऋतु और मौसम से क्या थे, परिचित थे, ठीक। तो 3 ऋतुओं में आप जानते हैं बच्चों, गर्मी, वर्षा और ठंडी। गर्मी, वर्षा और ठंडी, ये तीनों ऋतुएं जो है, इन तीनों ऋतुओं से क्या थे, वो परिचित थे पूरी तरह। इन तीनों ऋतुओं से वो पूरी तरह क्या थे, परिचित थे। और न केवल ऋतुओं से परिचित थे, बल्कि आपका जो माह का पक्ष होता है बच्चों, पक्ष माने जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, यानी जो 15 पाख बोलते हैं आप, या 15 चंद्र बोलते हैं, ठीक। एक महीने में चूंकि 30 दिन होता है, तो 15 जो पक्ष होता है इसको आप कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो कहते हैं, 15-15 दिन का, यानी जैसे कहते हैं ना 15 दिन अजोरिया होती है, 15 दिन अंधेरा होता है, तो उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। सबसे बड़ी बात बच्चों, आपके यजुर्वेद में यज्ञ के विधि विधानों का उल्लेख आता है। यज्ञ के विधि विधानों का उल्लेख हुआ है। यज्ञ के विधि विधान का उल्लेख है। यज्ञ के विधि विधान का उल्लेख है। अब देखिए, कहते हैं यज्ञ के विधि विधान का उल्लेख आता है कहां पर, खगोल बच्चों। यज्ञ के विधि विधान का उल्लेख आता है। इसमें क्यों यज्ञ के विधि विधान का उल्लेख आया है, लेकिन इसको इससे कैसे जोड़ेंगे आप, खगोल से इसका क्या संबंध है भाई। विधि विधान, यज्ञ का संबंध तो गणित से होना चाहिए ना भाई, क्योंकि यज्ञ जो बनेगी वो या तो आयताकार होगी या तो वर्गाकार होगी, यानी उसका संबंध मापन विधि से है। तो आप यज्ञ निर्माण को किसके विकास से जोड़ेंगे, गणित के विकास से जोड़ेंगे। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं क्या, खगोल की से इसका कैसे संबंध है, खगोल की से संबंध कैसे है। देखिए, कहते हैं बच्चों, ब्राह्मण जो होता था जब यज्ञ करता था, या यज्ञ का जो संपादन होता था, वो शुभ मुहूर्त के अनुसार होता है। आज भी आप देखिए तो यज्ञ का संपादन जो है वो शुभ मुहूर्त के अनुकूल होता है। यानी अगर शुभ मुहूर्त है तभी यज्ञों का संपादन होता है बच्चों, ठीक है, तभी यज्ञ का संपादन होता है। बच्चों लाइक एंड शेयर करिए, कम से कम 100 के ऊपर होने चाहिए सभी लोग। ठीक है, एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए सभी लोग, फटाफट लाइक एंड शेयर करिए बच्चों। कृष्णा पांडे, सौम्या मिश्रा, प्रजापति, सुनैना, अंकुर दीक्षित। बच्चों आप लोग लड़ाई झगड़ा ना करो आपस में, ठीक है, सब प्रेम से पढ़ाई करिए सभी लोग। नहीं, आर्यों का वैदिक काल में इंड नहीं हो गया था सोनू कुमार जी, ऐसा कुछ नहीं है। शिवम तिवारी जी, ट्रीटमेंट देने का बहुत अच्छी बात है। अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, प्रिया जी क्या कहना चाह रहे बेटा, प्रिया त्रिपाठी क्या कहना चाह रहे हैं आप।
साक्षी गुप्ता, रमेश चौधरी दी माश्वरी, ठीक है। चलिए, सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। अनुज जी कह रहे हैं सर आप अच्छे अपडेट हैं, थैंक यू इसके लिए, थैंक यू सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने कहा कि भाई यजुर्वेद में यज्ञ के विधि विधानों का उल्लेख आता है, ठीक, लेकिन यज्ञ का जो आरंभ होता था या यज्ञ का जो आयोजन होता था वो शुभ मुहूर्त के अकॉर्डिंग होता था। किसके अकॉर्डिंग होता था? शुभ मुहूर्त। अब शुभ मुहूर्त की जानकारी होती कैसे है? शुभ मुहूर्त की जानकारी बच्चों नक्षत्रों से होती है। किससे होती है? नक्षत्रों से होती है, नक्षत्रों के ज्ञान से। अगर आपको ग्रह नक्षत्र की जानकारी है बच्चों, ठीक है, अगर आपको ग्रह नक्षत्र की जानकारी है तो आप जो है ग्रह नक्षत्र की अगर जानकारी है तो आप जो है कहीं न कहीं किससे जुड़े हुए हैं? खगोल विज्ञान से जुड़े बच्चों, क्योंकि खगोलकी के अंतर्गत ग्रहों और नक्षत्रों की जानकारी होती है और ग्रहों और नक्षत्रों की जानकारी से ही आपके पंचांग बनाए जाते हैं और उन पंचांगों को देखकर आज भी ब्राह्मण शुभ और अशुभ मुहूर्त की क्या करता है? जानकारी आपको देता है। तो इसका मतलब है कि उस समय भी, और इसकी जानकारी आपको बच्चों कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में आती है, ठीक है, कहते हैं उस समय भी इसका मतलब जो है कि लोग जो है ग्रह नक्षत्र की स्थिति से क्या थे? वर्चित थे। अच्छा, दूसरी बात आपको बताऊं बच्चों कि अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में ऋग्वेद के 10वें मंडल में ब्रह्मांड का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ब्रह्मांड का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ब्रह्मांड का उल्लेख हुआ है, ठीक, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ब्रह्मांड का उल्लेख हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों कि खगोलकी से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे शब्दावलियों का उपयोग हुआ है, बहुत सारे ऐसे शब्दों का उपयोग हुआ है जिसे देखकर आप कह सकते हैं कि उस समय के लोग जो है कहीं न कहीं खगोलकी विज्ञान से क्या थे? जुड़े थे, वाकिफ थे, ठीक। और खगोलकी से ही जुड़ा हुआ एक शब्द ऐसा आता है बच्चों जिसमें चिकित्सा के संदर्भ में कहा गया है, सूर्य को उपयोग करते हुए, ठीक है, सूर्य के संदर्भ में बातें की गई हैं और ये कहा गया है कि सूर्य की रोशनी से पीलिया का इलाज किया जाता था। ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्य की रोशनी, जैसे आज भी विज्ञान आपका कहता है कि सूर्य की रोशनी में विटामिन डी मिलती है, मिलती कि नहीं बच्चों, और विटामिन डी की कमी से भी कई बीमारियां होती हैं, तो विटामिन डी सूर्य की रोशनी से मिलती है। लेकिन ऋग्वेद में कहा गया कि सूर्य की रोशनी से किसका इलाज होता था? पीलिया का इलाज होता था, यानी पांडु रोग का इलाज होता था। इसका मतलब है कि उस समय प्रकृति का उपयोग बीमारियों के दूर करने के लिए किया जाता था, यानी जो आज आपकी नेचुरोपैथी है या आपकी आयुर्वेद पद्धति है, ये कहीं न कहीं उस समय की चिकित्सा से क्या है? जुड़ी हुई है, ठीक। अथर्वा ऋषि का नाम सुना होगा बच्चों, जिन्होंने अथर्ववेद का निर्माण किया था, अथर्वा ऋषि, जिनको अथर्वा अंगिरस कहते हैं। कहते हैं अथर्वा ऋषि भारत के पहले आविष्कारक माने जाते हैं, भारत के पहले आविष्कारक माने जाते हैं, यानी खोजकर्ता माने जाते हैं बच्चों। और ऋग्वैदिक काल में अथर्ववेद ग्रंथ में यह कहा गया है कि भारत में उत्तर दिशाओं में बहुत ही बहुमूल्य जड़ी बूटियां पाई जाती थी। अब वो किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है बच्चों हिमालय क्षेत्र की तरफ, जहां आज भी बहुत सारी बहुमूल्य जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, ठीक, जिसका उपयोग जो है कहीं न कहीं मेडिसिन निर्माण में या दवा निर्माण में किया जाता है, ठीक है। तो वहां पर जो है कहीं न कहीं बच्चों आपकी दवा निर्माण के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है, दवा निर्माण के बारे में चर्चा की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए, अगर आप बच्चों तकनीक की बात करें, विज्ञान के साथ साथ तकनीक भी हम देखेंगे। अगर हम तकनीक की बात करें, तकनीक के विकास की, तब तकनीक के विकास की चर्चा बच्चों बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे आप अगर ऋग्वैदिक समाज में देखें कि आपको तकनीक का विकास दिखता है, बेशक दिखेगा बच्चों, तकनीकी डेवलपमेंट दिखेगा। जैसे रथ का निर्माण,
रथ का निर्माण, रथ का निर्माण, ठीक, रथ का निर्माण हो गया। और मृदभांड का निर्माण, हालांकि ये कला में भी आता बच्चों, तकनीक में भी आएगा। मृदभांड निर्माण, ठीक है, मृदभांड निर्माण। वस्त्र निर्माण, वस्त्र निर्माण, ठीक है। देखिए तो ये किस में आएगा बच्चों, ये तकनीक में आएगा। जैसे कूप, स्थवी, अश्म चक्र, जो आपके सिंचाई यंत्र थे, ठीक है, जो आपके क्या थे, सिंचाई यंत्र थे, इनका डेवलपमेंट भी इस समय बच्चों आपको दिखता है। अब इन सारी चीजों का विकास किससे जुड़ा हुआ है, आपके तकनीक से जुड़ा है। ये तकनीकी डेवलपमेंट के प्रमाण है। ये किसके प्रमाण है बच्चों, तकनीकी विकास के प्रमाण है, ठीक, ये तकनीकी विकास के प्रमाण माने जाएंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त इंडस वैली में, सॉरी माफ करिएगा, इंडस वैली बार बार पता नहीं क्यों आ जाता है बच्चों, बार बार इंडस वैली का वो आ जाता है। इसके अतिरिक्त जो है ऋग्वेद में और भी बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं जिसको देखकर आप कह सकते हैं कि नहीं, इस समय लोग विज्ञान और कला से परिचित है। जैसे गणित की बात आती है बच्चों, तो गणित के संदर्भ में कहा जाता है कि इस काल के लोग गणित से परिचित थे। जैसे एक तो यज्ञ का निर्माण जो है वो अपने आप में दर्शाता है कि गणित के ज्ञान से परिचित थे ये लोग। दूसरा, आध, जैसे अद्धा, पौवा, इन सारे चीज़ों का उल्लेख हुआ है जो आज भी आपके गणित में उपयोग किए जाते हैं। तो गणित से इस काल के लोग पूरी तरह से क्या थे, परिचित थे। हालांकि इससे ज़्यादा विकास जो है आपको सिंधु सभ्यता में दिखाई देगा, लेकिन वैदिक काल में भी हमें गणित के ज्ञान से परिचित आपको दिखते हैं ये लोग, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो है वैदिक सभ्यता बच्चों कहीं न कहीं गणित और विज्ञान से क्या थी, परिचित थी। यहाँ पर गणित और विज्ञान का विकास आपको दिखाई देता है। रस विज्ञान आपको दिखाई देगा बच्चों, और कुछ ऐसे चिकित्सकीय विधियां दिखाई देंगी, जैसे अगर ब्लड सर्कुलेशन आपका रुक गया है तो अथर्ववेद में कहा गया है बच्चों कि बालू गर्म करके, बालू को गर्म करके पोटरी बनाकर सिकाई करने से ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो जाता था, बेहतर हो जाता था। आज भी आप इस चिकित्सा का उपयोग करते हैं। आज भी आप सिकाई विधि का उपयोग आपके चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, ठीक। तो ये सारे सिस्टम बच्चों उसी समय विकसित किए गए हैं, ये सारे सिस्टम उसी समय विकसित किए गए हैं। जैसे आप अथर्ववेद जब आप पढ़ेंगे तो अथर्ववेद में ये कहा गया है कि फसलों को बचाने के लिए टिड्डियों के इलाज की बात की गई है। जैसे आज आपने देखा कि भाई वर्तमान इस साल में टिड्डियों का प्रहार फसलों पर हुआ बड़ी तेजी से ने, तो टिड्डियों के हमले का उल्लेख अथर्ववेद में ही आता है, और टिड्डियों से फसलों को बचाने की विधि का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। यानी उस समय की तकनीकी विकास कितना बेहतर था, यानी उसी समय फसलों को बचाने से, यानी टिड्डियों के आक्रमण से फसलों को बचाने का उल्लेख किया गया है, ठीक। यानी उस समय का विज्ञान और तकनीक काफी विकसित अवस्था में था। ठीक है, देखिए बच्चों, साइंस का बेस तो कुछ नहीं था। जैसे आज की डेट में भी आप अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे विज्ञान का बेस क्या है, परीक्षण, प्रयोग। तो उस समय के जानकारी का बेस आप क्या कह सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे उस समय भी घड़ी नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी आप टाइम बता लेते थे। लेकिन अंतर सिर्फ ये था कि आज आप घंटे में बताते हो, मिनट में बताते हो, सेकंड में बताते हो, उस समय पहर में बताया जाता था, ठीक है। जैसे आपकी परछाई को देखकर लोग समय बता देते थे कि इस समय कौन सा समय होगा, कौन सा पहर चल रहा है, ठीक है। परछाई जितनी बड़ी होती थी या परछाई जितनी छोटी होती थी, भाई परछाई अगर जितना छोटी है तो आप दोपहर के नजदीक हो, ठीक है, और परछाई जितनी बड़ी होती जाएगी आप क्या है, कहीं न कहीं दूसरे पहर की तरफ जा रहे हैं। तो लोगों ने अनुभव के माध्यम से, ठीक है, बहुत सारी चीजों को सीखने की कोशिश किया बच्चों, ठीक है। अब देखिए, आज हमने सिर्फ ऋग्वेद की चर्चा किया है।
अब इसके बाद अथर्ववेद के काल में यानी उत्तर वैदिक काल में क्या इसमें परिवर्तन दिखा। उत्तर वैदिक काल में विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन दिखता है, इसकी चर्चा बच्चों हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, इसकी चर्चा कल की क्लास में की जाएगी। हाँ, अभी आपको कुछ पूछना है, आप बेशक पूछ सकते हैं। शीला कुमारी जी, हाँ तेजस्वी यादव हार गए ना सर जी। अच्छा, आपने बिहार जीत लिया है, ठीक है, बधाई हो शीला, कंग्रेचुलेशन आपको। ठीक है, कंग्रेचुलेशन आपको बिहार जीतने पर। ठीक है, हालांकि हमारा चुनाव से बड़ा संबंध नहीं रहता, ठीक है, और हमें उम्मीद है आप अपना तैयारी वाला एग्ज़ाम भी आप जीत जाएं तो बहुत अच्छा होगा बेटा। हाँ, नहीं आज ऐप पर क्लास नहीं हो पाएगी बेटा, ऐप पर आज क्लास नहीं है, ठीक है, क्रिएट नहीं किया हूँ, कल रहेगी, दिवाली में क्लासेस ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, अब मैं खाली हो गया हूँ बच्चों, तो आप ये जान लीजिए कि कल से ज़्यादा क्लासेस आपको ऐप पे भी मिलेंगी। ठीक है, 2 क्लास मिल सकती, 3 क्लास मिल सकती है। ठीक है, तो आज ऐप पर नहीं, लेकिन हाँ 11 बजे की क्लास होगी। 11 बजे की जो एनसीईआरटी की क्लास है यूट्यूब पर, वो क्लास रहेगी बच्चों। 11 बजे की एनसीईआरटी की क्लास जो यूट्यूब पर होती है वो क्लास रहेगी, उसको मिस मत करिएगा। ठीक है, उसको मिस मत करिएगा, और कोड को भी मिस मत करिएगा बच्चों। ये हमारा रेफरल कोड है, इसको भी आप मिस मत करिएगा। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा, जो आपको 10% डिस्काउंट भी देगा। ठीक, और साथ साथ हमसे जुड़ने का मौका भी देगा। और हाँ, दूसरी बात ये कि एक चीज़ और सुन लीजिए, सभी लोग अभी जाना नहीं है, मेरी आवाज़ सभी लोग सुन रहे हैं बच्चों। हमने आपको टॉपिक दिया था, जो बच्चे उस दिन मीटिंग में थे, जूम ऐप की मीटिंग में थे बच्चों, उनको हमने टॉपिक दिया था कि यूएसए का जो प्रेसिडेंशियल चुनाव हुआ है, ठीक, यूएसए का जो प्रेसिडेंशियल चुनाव हुआ बच्चों, यूएसए चुनाव, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, और हर स्टूडेंट इस पर 10 मिनट बोलेगा। ठीक है, तो बृहस्पतिवार का टाइम दिया गया था, आज मे भी शायद सोमवार या मंगलवार है, तो बृहस्पतिवार को हम रात को 10 बजे यानी 10 PM पर आप सभी से मिलेंगे और देखेंगे कि कौन कितना बेहतर जो है बताता है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भारत की विदेश नीति पर क्या इम्पैक्ट होगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट होगा, अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग तरह से अपनी तैयारी करेंगे। ठीक, क्योंकि अलग अलग कंटेंट आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग एक ही चीज़ रट कर बैठे हो, हालांकि वो मुझे पता चल जाएगा